क्या आप जानते हैं भारत ने दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए कौन सी अनोखी रणनीतियां अपनाई? या कैसे मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि शायद भारत के भविष्य का एक नक्शा है? ये सवाल तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गोता लगा रहे हैं संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था किताब के चैप्टर 21 में, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। जी, और ये चैप्टर यूपीएससी GS3 इकोनॉमी के लिहाज से तो मतलब करोड़ों महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे सवाल बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज की चर्चा से श्रोताओं को क्या मिलेगा? देखिए, आज की चर्चा के बाद आपको भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी, मेक इन इंडिया की बारीकियां और भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR पॉलिसी की एक जबरदस्त गहरी समझ मिलेगी। हम कोशिश करेंगे हर पहलू को खोल कर रख दें। हाँ, कोशिश पूरी रहेगी कि एकदम डिटेल में जाएं। तो तैयार हो जाइए एक लंबी, गहरी लेकिन उम्मीद है मजेदार चर्चा के लिए। अपनी चाय कॉफी साथ रख लीजिए। जी बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं पहली धारा 21(1) से, व्यापार रणनीतियां या ट्रेड स्ट्रैटेजीज। देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों की बात तो सब जानते हैं। भारत ने धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था खोली। हाँ, इंपोर्ट्स को लिबरलाइज किया, गुड्स और सर्विसेज दोनों के कैपिटल फ्लोज को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और एक्सपोर्ट्स पर भी तो खास ध्यान दिया गया। ये सिर्फ अपना सरप्लस माल बेचने की बात नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोशिश थी कि वैश्विक मांग, पसंद और प्राथमिकताओं को समझा जाए और उन्हें पूरा किया जाए। मतलब दुनिया के लिए बनाओ, दुनिया को बेचो। तो इसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? मतलब टेक्स्ट बुक्स में कौन सी स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 रणनीतियां होती हैं जिनकी बात किताबों में होती हैं। पहली है निर्यात आधारित विकास यानी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ये नाम सुना सुना सा लगता है। हाँ, ये 90s के दशक में बहुत पॉपुलर हुई थी, खासकर दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव से प्रेरित थी। थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, जिन्हें एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है। अच्छा, वो एशियन टाइगर्स, उन्होंने कैसे किया था ये? उनका मॉडल था, अपनी अर्थव्यवस्था को खोलो, उदार विदेशी निवेश आने दो और एक्सपोर्ट्स पर जबरदस्त फोकस रखो, पूरी ताकत निर्यात बढ़ाने में लगा दो। और इसका नतीजा क्या हुआ? सुना है काफी तेजी से बढ़ी थी ये अर्थव्यवस्थाएं। बिल्कुल, बहुत तेजी से। उन्होंने कम समय में हाई ग्रोथ रेट्स हासिल की, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। कुछ लोग इन्हें बटरफ्लाई इकोनॉमी भी कहते थे। जैसे तितली छोटे से कोकून से निकलकर तेजी से उड़ान भरती है, वैसे ही ये छोटी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ीं। काफी उत्साह था उस समय इसको लेकर। वाह, बटरफ्लाई इकोनॉमी। लेकिन फिर वो 90s का अंत वाला संकट भी तो आया था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। हाँ बिल्कुल, वहीं पर इस मॉडल की कमजोरियां सामने आईं। वो संकट बहुत बुरा था, कंटेजन इफेक्ट देखने को मिला। मतलब संकट एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैला। और करेंसी क्राइसिस भी हुआ था। मतलब लोगों का अपनी ही मुद्रा से भरोसा उठ गया था। जी हाँ, कई देशों की करेंसीज बुरी तरह गिरीं, पूरी अर्थव्यवस्थाएं हिल गईं। यहाँ थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है ये समझने के लिए कि कैसे सब गड़बड़ हो गया था। जो मॉडल इतनी तेजी से विकास ला रहा था, वही अचानक संकट में फंस गया। तो सवाल उठता है, क्या खुलापन गलत था या वो एक्सपोर्ट लेड स्ट्रैटेजी ही गलत थी? देखिए, ये इतना सीधा नहीं है। सिर्फ खुलेपन या स्ट्रैटेजी को दोष देना ठीक नहीं। और भी कई फैक्टर्स थे, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज पर बहुत ज्यादा निर्भरता, बैंकिंग सिस्टम में कमजोरियां, रेगुलेशन की कमी, ये सब चीजें भी थीं। तो मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रैटेजी छोटे एशियन टाइगर्स के लिए काम कर गई, वो जरूरी नहीं कि भारत जैसे बड़े देश के लिए भी काम करे। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। भारत जैसी बड़ी और विविध अर्थव्यवस्था के लिए ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल शायद उतना उपयुक्त नहीं था। क्यों? क्या कारण थे? देखिए, भारत का विशाल आकार है, बहुत बड़ा कृषि आधार है और जबरदस्त विविधता है। भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, सब कुछ। हाँ, ये तो है। फिर तीव्र जनसंख्या दबाव है, बड़े पैमाने पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएं हैं। क्षेत्रीय असंतुलन बहुत ज्यादा है, कुछ इलाके बहुत विकसित हैं, कुछ बहुत पिछड़े हुए। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कठोरताएं हैं, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हैं, लचीलेपन की कमी है। आप पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए नहीं मोड़ सकते। ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटी स्पोर्ट्स कार का इंजन आप एक बड़े ट्रक में फिट नहीं कर सकते, चलेगा नहीं ठीक से। बिल्कुल सही एनालॉजी है। भारत एक बड़े ट्रक की तरह है, उसे चलाने के लिए अलग तरह की रणनीति चाहिए।
तो फिर भारत के लिए कौन सी रणनीति ज्यादा मायने रखती है? आपने दूसरी स्ट्रैटेजी का जिक्र किया था। हाँ, दूसरी रणनीति है विकास आधारित निर्यात यानी ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स। ये भारत के लिए ज्यादा प्रासंगिक मानी जाती है और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, विकसित देशों ने भी अपने इतिहास में इसे अपनाया है। अच्छा, ये कैसे काम करती है ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स? ये थोड़ी धीमी प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, लेकिन ये लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ या सस्टेनेबल मानी जाती है। इसमें होता यह है कि आप पहले अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे वो सेक्टर्स परिपक्व मैच्योर होते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती है, वो ज्यादा प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बनते हैं और फिर वो स्वाभाविक रूप से वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाना शुरू करते हैं और तब आपका माल यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। ये एक तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अच्छा, मतलब पहले घर मजबूत करो फिर बाहर निकलो। हाँ, कुछ वैसा ही। इसका फायदा ये है कि आप ऐसे प्रोत्साहन तंत्र बना सकते हैं जो निर्यात उन्मुख उद्योगों के प्राकृतिक विकास को बढ़ावा दें और वो उद्योग आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए हों, इंटीग्रेटेड हों। तो क्या भारत ने पूरी तरह से यही ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स वाली स्ट्रैटेजी अपनाई? पूरी तरह से नहीं। भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने अक्सर दोनों रणनीतियों का मिश्रण ब्लेंड अपनाया है। मिश्रण कैसे? जैसे आप घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर कुछ समर्पित भौगोलिक क्षेत्र बना देते हैं, जैसे SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन जोन्स में आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वाली नीतियां लागू करते हैं, उन्हें खास सुविधाएं देते हैं ताकि वो सिर्फ निर्यात पर फोकस कर सकें। अच्छा, तो SEZs एक तरह से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के मिनी इंजन हो गए। बिल्कुल। और बाकी की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो ज्यादातर विकास आधारित निर्यात यानी ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट्स की रणनीति पर चलती है। तो ये एक तरह का हाइब्रिड या मिक्स्ड अप्रोच हो गया। समझ गया। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि रणनीति चाहे जो भी हो, अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य के विकास के लिए खुलापन और निर्यात ये दोनों अनिवार्य हैं, इंटेग्रल हैं। हाँ, बिल्कुल। ग्लोबलाइज दुनिया में आप अलग थलग रहकर विकास नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट्स तो बढ़ाने ही होंगे, चाहे रास्ता कोई भी चुने। बहुत बढ़िया। ये ट्रेड स्ट्रैटेजी वाला हिस्सा अच्छे से समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 21.2 पर। मेक इन इंडिया के माध्यम से ब्रांडिंग इंडिया, ये तो बहुत ही चर्चित पहल रही है। जी हाँ, मेक इन इंडिया का नाम तो शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो। इसे लॉन्च कब किया गया था और इसका मुख्य आइडिया क्या था? इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तारीख थी 25 सितंबर 2014। याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। ओके। और इसका प्राथमिक लक्ष्य था भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब दुनिया भर की बड़ी कंपनियां और हमारी अपनी घरेलू कंपनियां भी भारत में आकर अपना सामान बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें। ये भारत को एक ब्रांड बनाने का भी प्रयास था। मतलब ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना। जी, और इसको चलाने की जिम्मेदारी दी गई औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी डैप को, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को। आजकल इसे DPIIT कहते हैं। अच्छा, और इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे? आपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कही। हाँ, सबसे बड़ा लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में जो योगदान है उसे 2025 तक मौजूदा करीब 16% से बढ़ाकर 25% करना। ओह, 16 से 25% 2025 तक, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। जी हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। 2025 तक 25%। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR को लागू करना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना, और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास करना, ये सब इसके पहलू थे। इसमें कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस था क्या? हाँ, इसमें 25 सेक्टर चुने गए थे जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना था। ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, IT एंड BPM, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एविएशन, रेलवे, डिफेंस, बहुत लंबी लिस्ट है। इनकी पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट www.makeinindia.com पर उपलब्ध है। तो ऑटोमोबाइल से लेकर IT एंड BPM तक 25 सेक्टर्स, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और FDI लाने के अलावा और क्या उद्देश्य थे? और भी कई महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, खासकर युवाओं के लिए, नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब फॉस्टर इनोवेशन, कौशल विकास में जिद्दी करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल लेबर चाहिए, और जैसा मैंने कहा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका एक लोगो भी था, है ना, वो शेर वाला। जी हाँ।
वो गियर व्हील से बना हुआ चलता हुआ शेर, उसका डिजाइन काफी सोच समझ कर बनाया गया था। क्या मतलब था उसका? वो शेर भारत की ताकत, साहस और दृढ़ता को दिखाता था। ओके। और जो गियर व्हील्स थे वो मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथ और राष्ट्रीय विकास में इसकी अभिन्न भूमिका को दर्शाते थे। एक तरह से सरकार की सोच और विजन को दिखाता था वो लोगो। बड़ा दमदार लगता था देखने में। हाँ, काफी प्रभावशाली लोगों था। तो ये सिर्फ एक नारा या स्लोगन नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये पुरानी प्रक्रियाओं और नीतियों के पूरे ढांचे का एक व्यापक और अभूतपूर्व सुधार, ओवरहॉल करने का प्रयास था। मतलब सिस्टम को बदलने की कोशिश थी। सिस्टम को बदलना कैसे? इसके मुख्य स्तंभ या की पिलर्स क्या थे? इसके 4 मुख्य स्तंभ बताए गए थे। पहला था नई प्रक्रियाएं, न्यू प्रोसेसेस। नई प्रक्रियाएं मतलब भारत में बिजनेस करना आसान बनाना। इसके लिए वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, उसके जो मापदंड हैं उनके हिसाब से सुधार करना। लाइसेंस लेना, परमिट लेना, इन सब प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाना। लक्ष्य था भारत की रैंकिंग सुधारना। तो क्या वाकई बिजनेस करना आसान हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। खैर हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है। सुधार तो हुए, पर जमीनी हकीकत अलग अलग हो सकती है। दूसरा स्तंभ था नया बुनियादी ढांचा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बिल्कुल। इसके तहत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात थी, स्मार्ट सिटीज बनाने की बात थी, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क, आईपीआर रजिस्ट्रेशन के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण करना, ये सब इसमें शामिल था। एक तरह से भविष्य के भव्य भारत का विजन पेश किया गया था। तीसरा स्तंभ? तीसरा था नए क्षेत्र, न्यू सेक्टर्स। वही 25 सेक्टर जिनका हमने जिक्र किया, और इन सेक्टर्स के बारे में सारी जानकारी निवेशकों और कंपनियों तक पहुंचाने के लिए एक इंटरैक्टिव वेब पोर्टल makeinIndia.com बनाया गया। और चौथा स्तंभ, ये मुझे सबसे दिलचस्प लग रहा है। हाँ, चौथा स्तंभ था नई मानसिकता। नई मानसिकता सरकार की। हाँ, सोच ये थी कि सरकार का रोल सिर्फ रेगुलेटर या नियम बनाने वाले का नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को इंडस्ट्री का पार्टनर बनना चाहिए, एक फैसिलिटेटर बनना चाहिए, बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, रेगुलेटर से बिजनेस पार्टनर। जी, और इसी सोच के तहत कुछ और नारे भी दिए गए, जैसे जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। हाँ, ये सुना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो उत्पाद बने उनमें कोई खराबी ना हो, जीरो डिफेक्ट, और उनको बनाने की प्रक्रिया से पर्यावरण पर कोई बुरा असर ना पड़े, जीरो इफेक्ट। क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों पर जोर। बहुत बढ़िया। और भी नारे थे? हाँ, जैसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब सरकार का दखल कम हो लेकिन शासन प्रभावी हो। और क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, जो बाद में आईपीआर पॉलिसी का भी विजन बना। तो ये 4 स्तंभ थे, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स और न्यू माइंडसेट। अब इस पूरी रणनीति का मकसद क्या था? मतलब प्लान क्या था? देखिए, प्लान के कई हिस्से थे। पहला, विदेशों में जो संभावित भागीदार हैं, निवेशक हैं, और साथ ही भारतीय व्यापार समुदाय और नागरिकों में भारत की क्षमताओं को लेकर विश्वास जगाना, उन्हें यकीन दिलाना कि हाँ, भारत में निवेश करना फायदेमंद है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक तरह से। बिल्कुल। दूसरा, वो जो 25 उद्योग क्षेत्र चुने गए थे, उन पर तकनीकी जानकारी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना, ताकि निवेशकों को पता हो कि किस सेक्टर में क्या अवसर हैं, क्या नीतियां हैं। और तीसरा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचना, उन्हें अवसरों, सुधारों, नई नीतियों के बारे में लगातार अपडेट रखना। इसके लिए पार्टनरशिप्स भी की गई होंगी। अकेले सरकार तो सब नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है। इसमें DIPP अब DPIIT की मुख्य भूमिका थी। साथ में संबंधित केंद्रीय मंत्री, सचिव, राज्य सरकारें, इंडस्ट्री के लीडर्स और नॉलेज पार्टनर्स जैसे कंसल्टिंग फर्म्स, थिंक टैंक्स, इन सबको साथ लाया गया। और लक्ष्य वही था, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ाकर 25% करना। कुछ स्रोतों में 2020 लिखा है, कुछ में 2025। हाँ, ये थोड़ी विसंगति देखने को मिलती है। ओरिजिनल लक्ष्य शायद 2022 तक था, जिसे बाद में 2025 किया गया। पर मुख्य बात यह है कि लक्ष्य 25% का था। इस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रगति की। क्या इस पहल से कुछ ठोस नतीजे दिखे, खासकर शुरुआती सालों में?
हाँ, शुरुआती सालों में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए थे। जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई या नियमों को आसान किया गया। रेलवे, रक्षा, बीमा, चिकित्सा उपकरण, इन सब में ज्यादा एफडीआई की अनुमति दी गई। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ मिलकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर काम किया गया। निवेशकों की मदद के लिए एक इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल IFC बनाया गया, जो 24 घंटे काम करता था। और सुना है कुछ देशों के लिए विशेष टीमें भी बनी थी। जी हाँ, जापान से निवेश आकर्षित करने के लिए जापान प्लस और कोरिया से निवेश के लिए कोरिया प्लस जैसी विशेष टीमें बनाई गईं। नियामक नीतियों, रेगुलेटरी पॉलिसीज को भी उदार बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात थी। हाँ, देश भर में 6 बड़े औद्योगिक गलियारे बनाने का प्लान था। और एफडीआई इनफ्लो की बात करें तो मार्च 2016 तक, यानी पहले 1.5-2 साल में लगभग 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई आया था। इसमें इक्विटी इनफ्लो करीब 56 बिलियन डॉलर था। वाह! मार्च 2016 तक 77 बिलियन डॉलर कुल एफडीआई, जिसमें 56 बिलियन इक्विटी। ये तो काफी अच्छा आंकड़ा लगता है। जी, शुरुआती रुझान उत्साहजनक थे और वो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली बात पर प्रधानमंत्री ने भी काफी जोर दिया था। उनका कहना था कि ये सिर्फ मेक इन इंडिया के लिए नहीं, बल्कि भारत के लोगों की मानसिकता बदलने के लिए भी जरूरी है। क्या कुछ कंपनियों के निवेश के उदाहरण हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया के तहत निवेश किया हो? हाँ, कई उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स ने 3 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई। जापान ने भारत के लिए $12 बिलियन का एक फंड घोषित किया, जापान इंडिया मेक इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस फैसिलिटी। अच्छा, जापान से $12 बिलियन। जी। चीन की कंपनी हुआवे ने बेंगलोर में अपना R&D सेंटर एक्सपैंड किया और चेन्नई में एक प्लांट लगाने की घोषणा की। एक फ्रेंच कंपनी LH एविएशन ने भारत में ड्रोन बनाने के लिए MOU साइन किया। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी? हाँ, ताइवान की फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए फोन बनाती है, उसने महाराष्ट्र में $5 बिलियन के निवेश की घोषणा की। सैमसंग ने नोएडा में अपना Z1 स्मार्टफोन बनाना शुरू किया। जनरल मोटर्स ने भी भारत में $1 बिलियन के निवेश की घोषणा की। तो इस तरह के कई उदाहरण सामने आए थे। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि शुरुआती दौर में काफी हलचल थी। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये मेक इन इंडिया रणनीति का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था, उसमें भारत को निवेश के लिए आकर्षक क्यों बताया गया? मतलब व्हाई इंडिया? हाँ, ये समझना जरूरी है कि भारत अपनी किन खासियतों को हाईलाइट कर रहा था। देखिए, सबसे पहली बात भारत की युवा जनसंख्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, ये तो भारत की बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। 15 से 64 साल के आयु वर्ग में करीब 767 मिलियन लोग थे उस समय। औसत आयु सिर्फ 29 साल। और अनुमान था कि 2025 तक 100% लिटरेसी रेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इंटरनेट यूजर्स? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस बन चुका था, करीब 462 मिलियन यूजर्स। ये भी एक बड़ा बाजार और कनेक्टेड वर्कफोर्स का संकेत था। कंज्यूमर मार्केट के बारे में क्या? BCG की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत का उपभोक्ता बाजार 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था। ये बहुत बड़ा आकर्षण है कंपनियों के लिए। अर्थव्यवस्था के साइज की बात करें तो? परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, करीब 8.6 ट्रिलियन डॉलर की। और अनुमान था कि 2025 तक ये 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। 20 ट्रिलियन डॉलर। और ग्रोथ रेट? उस समय भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। 2015-16 में 7.6% की ग्रोथ रेट दर्ज की गई थी। ये सारे आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। निवेश के अवसर कितने बताए जा रहे थे? इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार करीब $1 ट्रिलियन के निवेश के अवसर मौजूद थे। क्रेडिट रेटिंग्स भी स्थिर या सकारात्मक थीं और विदेशी मुद्रा भंडार वो भी काफी मजबूत था। 30 सितंबर 2016 तक लगभग 371 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 371 बिलियन डॉलर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या? नेटवर्क कैसा था?
रेलवे नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा था, रोजाना 23 मिलियन यात्री। सड़क नेटवर्क भी दूसरा सबसे बड़ा, करीब 3.3 मिलियन किलोमीटर, 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे या मध्यम बंदरगाह। तो ये सब आंकड़े मिलकर भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में पेश कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे यानी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें क्या क्या शामिल था? इसमें कई बड़ी योजनाएं थीं। एक तो था स्टार्टअप इंडिया, जो उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए था। फिर राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। औद्योगिकरण और शहरीकरण पर बहुत जोर था। 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्लान था। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई, सीबीआईसी चेन्नई बेंगलोर, बीएमईसी बेंगलुरु मुंबई, वीसीआईसी विशाखापट्टनम चेन्नई और एकेआईसी अमृतसर कोलकाता, और 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी। इनके साथ 21 नए नोडल औद्योगिक शहर भी बसाने की योजना थी। ये डीएमआईसी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शायद। हाँ, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग $100 बिलियन का प्रोजेक्ट जापान की सहायता से बन रहा था। 1483 किलोमीटर लंबा, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी ये। और सड़कें, रेलवे, बंदरगाह? सड़क नेटवर्क को 2020 तक दुगना करने का लक्ष्य था। रेलवे का आधुनिकीकरण, नए स्टेशन, नई ट्रेनें, रोलिंग स्टॉक, हाई स्पीड रेलवे, बंदरगाहों और खदानों को जोड़ने वाली लाइनें। बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के आधुनिकीकरण के लिए सागरमाला परियोजना शुरू की गई, जिस पर करीब $10 बिलियन खर्च होने थे। सागरमाला परियोजना, ओके। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन था, करीब $7.7 बिलियन का, और एविएशन इंडस्ट्री को लेकर लक्ष्य था कि 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बने। तो आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने का इरादा था। बिल्कुल, योजनाओं का स्केल तो जबरदस्त था। अब आते हैं प्रक्रियाओं को पुनर्परिभाषित करने पर। रीडिफाइनिंग प्रोसेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आपने पहले की थी। इसमें क्या कॉन्क्रीट सुधार हुए? हाँ, कुछ कॉन्क्रीट सुधार बताए गए थे। जैसे कंपनी रजिस्टर करने में पहले 10 दिन लगते थे, उसे घटाकर 1 दिन करने का लक्ष्य रखा गया। 10 दिन से 1 दिन? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, लक्ष्य तो यही था। बिजली कनेक्शन लेने में पहले 180 दिन लगते थे, उसे 15 दिन करने की बात थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज 11 से घटाकर 3 करने का लक्ष्य था। इंडस्ट्रियल लाइसेंस की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई। अच्छा, और वो दिवालियापन कानून, बैंक्रप्सी कोड? हाँ, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2015, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसका मकसद था दिवालियापन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाना। उम्मीद थी कि 2017 तक ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। और जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर? जी, जीएसटी भी इसी दौर में आया। एक देश एक कर का ढांचा, इसे अप्रैल 2017 तक लागू करने का लक्ष्य था। ये भी बिजनेस करने को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। विदेशी निवेशकों के लिए भी कुछ था? हाँ, कुछ शर्तों के साथ विदेशी निवेशकों के लिए 10 साल तक की स्थायी निवास स्थिति यानी परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस देने का प्रावधान किया गया। अच्छा, 10 साल का रेजिडेंसी स्टेटस। जी, इसके अलावा ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए। पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई। कोशिश यही थी कि जो लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उन्हें कम किया जाए। समझ गया। अब आते हैं नए क्षेत्रों और एफडीआई सुधारों पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया था 25 सेक्टर चुने गए थे। इनमें एफडीआई को लेकर क्या बदलाव हुए? क्या आप कुछ मुख्य सेक्टर्स के बारे में बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एफडीआई सुधार मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। चलिए कुछ मुख्य सेक्टर्स देखते हैं। इसमें 49% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से मंजूर किया गया। मतलब 49% तक निवेश के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उससे ऊपर के निवेश के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। 49% ऑटोमेटिक डिफेंस में, ठीक है। भी नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन, इसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स के लिए 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड था। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी मौजूदा प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए 74% तक ऑटोमेटिक और उससे ऊपर सरकारी मंजूरी से। ग्रीनफील्ड 100%, ब्राउनफील्ड 74% तक ऑटोमेटिक। ओके। प्रसारण, इसमें कई कैटेगरीज थीं। कैरेज सेवाएं जैसे डीटीएच, केबल और न्यूज चैनलों की डाउनलिंकिंग में 100% एफडीआई।
केबल नेटवर्क में भी 100% एफडीआई, लेकिन न्यूज चैनलों में 49% एफडीआई की सीमा थी सरकारी मंजूरी से। अच्छा, न्यूज चैनल में 49%। बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर, इसमें कुल एफडीआई सीमा 74% तक थी। इसमें से 49% तक ऑटोमेटिक रूट से आ सकता था और 49% से 74% तक के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी थी। बैंकिंग में 74% था। ठीक। रेलवेज, इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नई लाइनें बनाना, उनका संचालन करना, रखरखाव करना, इन सब में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से मंजूर था। रेलवे इंफ्रा में 100% ऑटोमेटिक, ये बड़ा कदम था। जी हाँ। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, इसमें भी 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से था और जो न्यूनतम फ्लोर एरिया या न्यूनतम पूंजी निवेश की शर्तें थीं उन्हें हटा दिया गया था। कंस्ट्रक्शन में शर्तें हटाई गई। फार्मास्यूटिकल्स, इसमें ग्रीनफील्ड नई यूनिट में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक था, लेकिन ब्राउनफील्ड मौजूदा कंपनी में निवेश में 74% तक ऑटोमेटिक और उससे ऊपर सरकारी मंजूरी से। फार्मा में ग्रीनफील्ड 100%, ब्राउनफील्ड 74% ऑटोमेटिक। समझ गया। वृक्षारोपण, प्लांटेशन, कॉफी, रबर, इलायची, पाम ऑयल, जैतून, इन सब में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अलाउड था। टेलीकॉम, दूरसंचार, टेलीकॉम, इसमें 100% तक एफडीआई की अनुमति थी, जिसमें से 49% ऑटोमेटिक रूट से और बाकी सरकारी मंजूरी से। बीमा और पेंशन, इसमें एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई थी, जिसमें से 26% ऑटोमेटिक था। मेडिकल डिवाइसेस, चिकित्सा उपकरण, मेडिकल डिवाइसेस, इनके निर्माण के लिए 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से मंजूर था। ई कॉमर्स का क्या सीन था? ई कॉमर्स, B2B, ई कॉमर्स में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक था। सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों को B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स करने की अनुमति दी गई और फूड प्रोडक्ट्स की ई कॉमर्स रिटेलिंग के लिए भी नियम बनाए गए। और रिटेल, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड। रिटेल, मल्टी ब्रांड, इसमें 100% एफडीआई की अनुमति थी, लेकिन केवल सरकारी मंजूरी से। ये काफी विवादित भी रहा था। हाँ। रिटेल सिंगल ब्रांड, इसमें 100% एफडीआई अलाउड था, जिसमें 49% ऑटोमेटिक था और जो कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक ला रही थी उनके लिए स्थानीय सोर्सिंग के नियमों में सरकारी मंजूरी से छूट दी जा सकती थी। ड्यूटी फ्री शॉप्स में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक था। सिंगल ब्रांड में काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। जी। और संबद्ध कृषि जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन वगैरह में जो नियंत्रित स्थितियों में काम करने की जरूरत थी उसे खत्म कर दिया गया। अच्छा, एक और चीज थी शायद, इंडियन ट्रेड पोर्टल। हाँ, इंडियन ट्रेड पोर्टल। जी, ये एक सिंगल पॉइंट बनाया गया जहां व्यापार से जुड़े गैर टैरिफ उपायों, नॉन टैरिफ मेजर्स जैसे स्टैंडर्ड्स, तकनीकी नियम, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह की जानकारी मिल सके। तो कुल मिलाकर एफडीआई नियमों को बहुत हद तक सरल और उदार बनाया गया था मेक इन इंडिया के तहत। जी, कोशिश यही थी कि निवेश के रास्ते में जो रुकावटें हैं, हाँ। उन्हें कम किया जाए। ठीक है, तो ये था मेक इन इंडिया का विस्तृत ब्यौरा। अब हम चैप्टर के अगले हिस्से पर चलते हैं। धारा 21.3 राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 यानी नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत कदम था। पहले तो ये बताएं कि ये नीति बनी कैसे, क्या प्रक्रिया थी? ये नीति काफी व्यापक विचार विमर्श के बाद बनी थी। इसमें 300 से ज्यादा हितधारकों, स्टेक होल्डर्स से सलाह ली गई थी। एक आईपीआर थिंक टैंक बनाया गया था। सरकार के 31 विभाग शामिल थे, यहां तक कि 5 विदेशी सरकारों से भी इनपुट लिया गया था। तो काफी कंसल्टेशन हुआ था। अच्छा, मतलब काफी लोगों से पूछकर बनाई गई थी। इसका विजन क्या था? विजन स्टेटमेंट बहुत कैची और महत्वपूर्ण था। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, यानी रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। जी, मतलब एक ऐसा भारत बनाना जहां बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता में तरक्की को बढ़ावा दे, जहां ज्ञान ही विकास का मुख्य चालक हो। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का विजन। बिल्कुल। और इस पॉलिसी के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए DIPP के तहत एक सेल बनाया गया, CIPAM, सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। इसे सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाया गया आईपीआर से जुड़े मामलों के लिए। CIPM, ओके। अब इससे पहले कि हम पॉलिसी की डिटेल्स में जाएं, क्या आप थोड़ा ये समझा सकती हैं कि ये आईपीआर होता क्या है? मतलब कौन-कौन से मुख्य प्रकार के आईपीआर होते हैं आम भाषा में? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आईपीआर का मतलब है आपके दिमाग की उपज पर आपका अधिकार।
जैसे आपकी जमीन या मकान पर आपका अधिकार होता है, वैसी आपकी नई खोज, आपकी डिजाइन, आपके ब्रांड नाम, आपकी लिखी किताब या गाने पर आपका अधिकार होता है। इसे कानून प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, तो कौन कौन से मुख्य प्रकार है? सबसे पहले आता है पेटेंट। ये मिलता है किसी नए उत्पाद, प्रोडक्ट या नई प्रक्रिया, प्रोसेस के लिए। मतलब आपने कुछ ऐसा बनाया या करने का तरीका खोजा जो पहले मौजूद नहीं था। नया होना चाहिए। हाँ, 3 शर्तें होती हैं। पहला, वो नई खोज हो, नॉवेल्टी हो, यानी पहले से पब्लिक डोमेन में ना हो। दूसरा, उसमें आविष्कारशील कदम हो, इन्वेंटिव स्टेप हो, यानी वो उस क्षेत्र के किसी सामान्य जानकार व्यक्ति के लिए इविडेंट या जाहिर ना हो, उसमें कोई तकनीकी उन्नति या आर्थिक महत्व हो। और तीसरा, वो औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी उसे किसी उद्योग में बनाया या इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, उदाहरण के तौर पर? जैसे किसी नई दवा का फॉर्मूला या किसी नए तरह के इंजन का डिजाइन, इनको पेटेंट कराया जा सकता है। पेटेंट आपको एक निश्चित समय, आमतौर पर 20 साल के लिए, उस खोज को इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार देता है। ठीक है, पेटेंट समझ आ गया। अगला है डिजाइन। ये सिर्फ उत्पाद के बाहरी रूप, रंग, आकार, पैटर्न या सजावट से जुड़ा होता है। मतलब वो दिखता कैसा है। शर्त यह है कि ये डिजाइन किसी औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पाद पर लागू किया जा सके और इसका मूल्यांकन केवल आंख से देखकर किया जा सके। ये उसके काम करने के तरीके से जुड़ा नहीं होता। सिर्फ दिखने में कैसा है? हाँ, जैसे किसी कार की बॉडी का खास शेप या किसी बॉटल का अनूठा डिजाइन या कपड़े पर बना कोई नया प्रिंट, ये सब डिजाइन के तहत रजिस्टर हो सकते हैं। ओके, डिजाइन भी क्लियर है। और ट्रेडमार्क? ये तो बहुत कॉमन है। जी हाँ, ट्रेडमार्क बहुत कॉमन है। ये कोई भी ऐसा चिन्ह होता है जो एक कंपनी के सामान या सेवाओं को दूसरी कंपनियों के सामान या सेवाओं से अलग करता है। ये चिन्ह कोई शब्द हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई नाम, कोई रंग, कोई ध्वनि, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे किसी कंपनी का नाम या लोगो? बिल्कुल, जैसे एप्पल का वो कटा हुआ सेब वाला लोगो या कोका कोला का नाम और उसका खास तरीके से लिखा होना। ये सब ट्रेडमार्क हैं। ये आपकी ब्रांड पहचान बनाते हैं। ठीक है, अगला है भौगोलिक संकेत, GI। ये क्या होता है? GI टैग किसी उत्पाद को उसके भौगोलिक मूल स्थान से जोड़ता है। मतलब उस उत्पाद की खास गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या कोई और विशेषता उसके उसी खास इलाके से जुड़े होने के कारण होती है। शर्त यह है कि उस उत्पाद के बनने का कम से कम एक चरण उसी भौगोलिक क्षेत्र में पूरा होना चाहिए। अच्छा, जैसे दार्जिलिंग चाय। बिल्कुल सही। दार्जिलिंग चाय एक क्लासिक उदाहरण है। उसकी खास खुशबू और स्वाद दार्जिलिंग के माहौल की वजह से है। वैसे ही कांचीपुरम की साड़ियाँ, कोल्हापुरी चप्पल, नागपुर के संतरे, बीकानेरी भुजिया, बासमती चावल, ये सब GI के उदाहरण हैं। बासमती चावल भी? वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कॉपीराइट? कॉपीराइट साहित्यिक, नाटकीय, संगीत और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों को दिया जाता है। साथ ही फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग्स पर भी कॉपीराइट होता है। मतलब किताब, गाना, पेंटिंग, फिल्म? हाँ, कॉपीराइट होल्डर को कुछ एक्सक्लूसिव अधिकार मिलते हैं, जैसे अपने काम की नकल बनाना, रिप्रोडक्शन, उसे जनता तक पहुंचाना, पब्लिक कम्युनिकेशन, उसका रूपांतरण करना, एडेप्टेशन या उसका अनुवाद करना, ट्रांसलेशन। ये अधिकार आमतौर पर रचनाकार के जीवन काल और उसके बाद 60 साल तक रहता है। ठीक है, और भी कुछ है? हाँ, 2 और महत्वपूर्ण हैं। एक है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। इसके लिए अलग से कानून है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन एक्ट 2000। जो कंप्यूटर चिप्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर सर्किट्स का जो 3D लेआउट होता है, उस ओरिजिनल लेआउट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, चिप्स के डिजाइन के लिए भी प्रोटेक्शन है। और आखिरी है पादप किस्म संरक्षण, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। इसके लिए भी अलग कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज इन फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। ये पौधों की नई किस्मों, न्यू प्लांट वैरायटीज को संरक्षण देता है। साथ ही ये किसानों और ब्रीडर्स के अधिकारों की भी रक्षा करता है। जैसे किसी ने ज्यादा उपज देने वाली या किसी बीमारी से लड़ने वाली फसल की नई किस्म विकसित की, तो उसे इसके तहत प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये हो गए मुख्य IPRs: पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, GI, कॉपीराइट, चिप लेआउट डिजाइन और प्लांट वैरायटी। अब वापस आते हैं राष्ट्रीय IPR नीति 2016 पर। इसे लॉन्च कब किया गया था? ये नीति लॉन्च हुई थी 12 मई 2016 को। डेट याद रखिएगा, 12 मई 2016। 12 मई 2016, ठीक है। ये किस तरह की डॉक्यूमेंट थी? कोई कानून था? नहीं, ये अपने आप में कोई कानून नहीं था। ये एक विजन डॉक्यूमेंट था। इसका मकसद था देश में IPR से जुड़े जितने भी कानून और संस्थाएं हैं,
उनके बीच तालमेल, सिनर्जी बनाना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को मजबूत करना और दुनिया भर की जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, उन्हें भारत में अपनाना। तो इसका ओवरऑल लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था भारत में एक ऐसा माहौल बनाना जो इनोवेशन और रचनात्मकता के अनुकूल हो, एक स्थिर, पारदर्शी और सेवा उन्मुख सर्विस ओरिएंटेड आईपीआर प्रशासन बनाना। और विजन स्टेटमेंट वही था, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। जी हाँ, विजन स्टेटमेंट वही था, रचनात्मक भारत, अभिनव भारत। और एक मिशन स्टेटमेंट भी था। मिशन स्टेटमेंट क्या था? मिशन स्टेटमेंट था भारत में एक गतिशील, जीवंत और संतुलित, डायनामिक, वाइब्रेंट एंड बैलेंस्ड आईपीआर प्रणाली को स्थापित करना और उसे प्रोत्साहित करना। इसके कई उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? जैसे रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास को गति देना, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना, साथ ही जो पारंपरिक ज्ञान है उसे भी महत्व देना और उससे जुड़े लाभों को साझा करना। मतलब आईपीआर का इस्तेमाल विकास के लिए करना, लेकिन संतुलन बनाकर। संतुलन बनाकर। बिल्कुल। मतलब अधिकार धारकों के हितों और आम जनता के हितों के बीच। बिल्कुल, ये संतुलन बहुत जरूरी है आईपीआर पॉलिसी में। अब इस नीति के 7 मुख्य उद्देश्य थे। 7 उद्देश्य, क्या आप उन्हें बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। पहला उद्देश्य था आईपीआर अवेयरनेस, आउटरीच और प्रचार। मतलब समाज के सभी वर्गों में, स्कूलों, कॉलेजों, इंडस्ट्री, आम जनता, आईपीआर के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को बताना कि आईपीआर क्यों जरूरी है। ठीक है, पहला जागरूकता। दूसरा, आईपीआर्स का सृजन, जनरेशन ऑफ आईपीआर्स, यानी लोगों और कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा आईपीआर्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, सृजन। ओके। तीसरा, कानूनी और विधायी ढांचा, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। मतलब देश में जो आईपीआर कानून हैं उन्हें मजबूत और प्रभावी बनाना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप रखना, लेकिन साथ ही देश के विकास की जरूरतों का भी ध्यान रखना। वही संतुलन वाली बात, अधिकार धारकों और सार्वजनिक हित के बीच। तीसरा, मजबूत कानून। चौथा, प्रशासन और प्रबंधन, यानी जो सरकारी ऑफिस आईपीआर देते हैं, जैसे पेटेंट ऑफिस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, उनके काम करने के तरीके को आधुनिक बनाना, उसे ज्यादा कुशल, यूजर फ्रेंडली और सेवा उन्मुख बनाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। चौथा, बेहतर प्रशासन। पांचवा, आईपीआर का व्यावसायिकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर्स। मतलब सिर्फ आईपीआर बना लेना काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल करके पैसा कमाना, उसे बाजार तक ले जाना भी जरूरी है। इसके लिए आईपीआर धारकों और संभावित खरीदारों या निवेशकों के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद करना। पांचवा, व्यावसायीकरण। छठा, प्रवर्तन और अधिनिर्णय, एनफोर्समेंट एंड एजुडिकेशन। यानी अगर कोई आपके आईपीआर का उल्लंघन करता है, इन्फ्रिंजमेंट, जैसे नकली माल बनाता है या आपके पेटेंट की नकल करता है, तो उससे निपटने के लिए कानूनी प्रणाली को मजबूत करना, पुलिस, कस्टम, न्यायपालिका को संवेदनशील बनाना और उनकी क्षमता बढ़ाना। छठा, उल्लंघन रोकना। और सातवां और आखिरी उद्देश्य था मानव पूंजी विकास, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, यानी आईपीआर के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण को बढ़ावा देना, देश में आईपीआर प्रोफेशनल्स और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना, यूनिवर्सिटीज और संस्थानों में आईपीआर की पढ़ाई को प्रोत्साहित करना। सातवां, मानव पूंजी। तो ये 7 उद्देश्य थे: जागरूकता, सृजन, कानून, प्रशासन, व्यावसायीकरण, प्रवर्तन और मानव पूंजी। काफी व्यापक लग रहा है। जी हाँ, ये पॉलिसी काफी व्यापक थी और इसका लक्ष्य पूरे आईपीआर इकोसिस्टम को बेहतर बनाना था। ठीक है, तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, 21.4, राष्ट्रीय आईपीआर नीति अब तक की उपलब्धियां, अचीवमेंट सो फार। 2016 में ये पॉलिसी आई, उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हासिल हुआ? हाँ, पॉलिसी आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और कुछ सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले, जैसा कि संजीव वर्मा की किताब में बताया गया है। जैसे कि पहला, संस्थागत तंत्र का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। जो कॉपीराइट एक्ट और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट का प्रशासन था, वो पहले अलग अलग मंत्रालयों के पास था, उसे डीआईपीपी, अब डीपीआईआईटी, को हस्तांतरित कर दिया गया। इससे आईपीआर से जुड़े सभी मामले एक ही विभाग के तहत आ गए, जिससे तालमेल बेहतर हुआ। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया। जी, और जो कॉपीराइट बोर्ड था, उसका विलय आईपीएबी
यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड में कर दिया गया। ये भी प्रशासनिक तालमेल बढ़ाने की दिशा में एक कदम था। हालांकि बाद में IPAB को भी खत्म कर दिया गया। और पेंडिंग केस का क्या हुआ? सुना है पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में बहुत बैकलॉग था। हाँ, बैकलॉग एक बड़ी समस्या थी। इस पॉलिसी के बाद लंबित मामलों को कम करने, रिड्यूसिंग पेंडेंसी पर काफी जोर दिया गया। मैन पावर बढ़ाई गई, प्रक्रियाओं को सुधारा गया। नतीजा ये हुआ कि IPR आवेदनों में पेंडेंसी में काफी कमी आई। साथ ही पेटेंट और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स को ऑटोमेटिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करना शुरू किया गया, जिससे प्रक्रिया तेज हुई। सरकारी काम में तेजी, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तीसरा, फाइलिंग में वृद्धि देखने को मिली। पॉलिसी आने के बाद के वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में लगभग 7% और ट्रेडमार्क फाइलिंग में लगभग 28% की वृद्धि दर्ज की गई। ये दिखाता है कि लोग IPR फाइल करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित हुए हैं। ये आंकड़े पॉलिसी के बाद के शुरुआती वर्षों के हो सकते हैं। 7% पेटेंट में, 28% ट्रेडमार्क में। ठीक है। चौथा, IP प्रक्रिया री इंजीनियरिंग, IP प्रोसेस री इंजीनियरिंग। पेटेंट नियम 2003 में संशोधन किए गए ताकि पूरी प्रक्रिया को आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। स्टार्टअप्स और छोटे इनोवेटर्स के लिए फीस कम की गई, प्रक्रियाएं सरल की गई। पांचवा पॉइंट, IPR जागरूकता पैदा करना, क्रिएटिंग IPR अवेयरनेस। जैसा कि पॉलिसी का एक उद्देश्य था, जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाए गए। 200 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में प्रोग्राम हुए, जिनमें ग्रामीण स्कूलों को सैटेलाइट के जरिए जोड़ा गया। इंडस्ट्री, पुलिस, सीमा शुल्क अधिकारी और यहां तक कि जजों के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों तक हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास। जी। और इसी से जुड़ा छठा पॉइंट है स्कूल पाठ्यक्रम में IPR इन स्कूल करिकुलम। NCERT ने कॉमर्स स्ट्रीम के क्लास 11 और 12 के सिलेबस में IPR को एक विषय के रूप में शामिल किया। कॉमर्स के सिलेबस में IPR, बहुत बढ़िया। सातवां, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र TISCs, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित किए गए। ये WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से स्थापित किए गए। भारत में ऐसे 6 TISCs बनाए गए। इनका काम था इनोवेटर्स को पेटेंट खोजने, टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करने और IPR फाइल करने में मदद करना। WIPO के साथ मिलकर TISCs, ठीक है। आठवां और शायद सबसे ज्यादा चर्चित अचीवमेंट है वैश्विक नवाचार सूचकांक GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार। भारत की रैंक 2015 में 81वीं थी, जो 2018 में सुधरकर 57वें स्थान पर पहुंच गई। अरे वाह, 81 से 57, 3 साल में इतना बड़ा जंप, ये तो काफी महत्वपूर्ण सुधार है। जी हाँ, 2015 में 81, 2018 में 57। GII में रैंकिंग का सुधरना दिखाता है कि दुनिया भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को लेकर ज्यादा सकारात्मक हो रही थी। और 9वां पॉइंट, पुलिस के लिए IPR प्रवर्तन टूल किट, IPR एनफोर्समेंट टूल किट फॉर पुलिस। ये खासतौर पर पुलिस अधिकारियों की मदद के लिए बनाई गई थी ताकि वो IP अपराधों, खासकर ट्रेडमार्क की जालसाजी, काउंटरफीटिंग और कॉपीराइट की पायरेसी से बेहतर तरीके से निपट सकें। उन्हें कानूनों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। अच्छा, पुलिस ट्रेनिंग पर भी फोकस था। तो ये कुछ मुख्य उपलब्धियां रहीं राष्ट्रीय IPR नीति 2016 के बाद। जी, ये शुरुआती दौर की कुछ सकारात्मक उपलब्धियां थीं जिनका जिक्र किताब में है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने संजीव वर्मा की किताब के चैप्टर 21 के इन अहम हिस्सों, ट्रेड स्ट्रैटेजी, मेक इन इंडिया और नेशनल IPR पॉलिसी पर काफी विस्तार से बात की। चलिए अब इस लंबी और गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, एक ऑडियो समरी की तरह। हाँ बिल्कुल। तो पहली बात जो हमने समझी वो ये है कि भारत ने ग्लोबलाइजेशन और व्यापार के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, बल्कि एक मिश्रित या हाइब्रिड रणनीति अपनाई है। कुछ हिस्सों में, जैसे SEZs में, निर्यात आधारित ग्रोथ पर फोकस है, जबकि बाकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर विकास आधारित निर्यात के रास्ते पर चलती है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक बहुत बड़ी और व्यापक योजना है। इसके 4 स्तंभ थे: नई प्रक्रियाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस; नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉरिडोर्स, स्मार्ट सिटी; नए सेक्टर, 25 फोकस सेक्टर; और नई मानसिकता, सरकार का फैसिलिटेटर बनना। साथ ही FTI नियमों को उदार बनाना इसका एक अहम हिस्सा था। सही। तीसरा मुख्य बिंदु, राष्ट्रीय IPR नीति 2016, जो 12 मई 2016 को आई। उसका विजन था क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। इसका मकसद था
भारत में इनोवेशन और रचनात्मकता को बढ़ावा देना और पूरे आईपीआर इकोसिस्टम को मजबूत करना। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट, जीआई, चिप डिजाइन, प्लांट वैरायटी, इन सभी को शामिल किया गया। और इसके साथ उद्देश्य थे जागरूकता से लेकर मानव पूंजी विकास तक। जी हाँ। और चौथा मुख्य बिंदु ये है कि इस आईपीआर पॉलिसी के लागू होने के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जैसे आईपीआर ऑफिस में पेंडिंग केस कम हुए, आईपीआर फाइलिंग बढ़ी, स्कूलों तक में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और सबसे महत्वपूर्ण, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए खासकर मेक इन इंडिया के तहत भारत ने कई सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को काफी उदार बनाया है। हाँ, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था। तो ये थे आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्ष। ये सारी जानकारी खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए न सिर्फ GS3 इकोनॉमी पेपर के लिए जरूरी है, बल्कि भारत की वर्तमान आर्थिक दिशा और सरकार की सोच को समझने के लिए भी बेहद जरूरी है। बिल्कुल। ये नीतियां कैसे काम कर रही हैं, जमीन पर इनका क्या असर हो रहा है, इनकी चुनौतियां क्या हैं, ये सब जानना आपको एक बेहतर होलिस्टिक समझ देगा। अगर आपको ये डिटेल्ड चर्चा पसंद आई तो हमारा सुझाव है कि इसे दोबारा जरूर सुनें, ताकि सारे पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद हो जाएं। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बात याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ये समझ न सिर्फ आपको यूपीएससी की परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकती है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर देश के विकास की दिशा को समझने में भी मदद करेगी। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये गहरी चर्चा पसंद आई तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमी में रुचि रखते हैं, उनके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे अच्छा क्या लगा, या आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं जिस पर हम ऐसी ही गहरी चर्चा करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वो बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। जी, आपके सब्सक्रिप्शंस और कमेंट्स हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम दस्तावेज या विषय पर एक और गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।